अस्सलाम वालेकुम। आई एम अली ताहिर, अ डिज़ाइनर जिसे सोच के प्रॉब्लम सॉल्व करना पसंद है। ये मेरी साइकोलॉजी बुक की सीरीज़ में तीसरी वीडियो है और इस वीडियो में और इस वीडियो के बाद हम असल लर्निंग करना शुरू करेंगे, क्योंकि इससे पिछली दो वीडियोस जो थी वो सिर्फ इंट्रोडक्शन थे और अब हम असल लर्निंग देखेंगे कि इसमें हमारे पास कौन से साइकोलॉजिस्ट हैं, कौन से फिलोसफर्स हैं, उन्होंने माइंड के बारे में क्या बातें की और क्या डिस्कवरीज की। इसका मैं काफ़ी अच्छे से वेट कर रहा था कि अब हम असल चीज़ स्टार्ट करें और आई होप इट्स गोना बी इंटरेस्टिंग फॉर यू एज वेल। तो हाँ, कीप इन माइंड बिफोर गोइंग फॉरवर्ड, ये बात आपने जहन में रखनी है कि हम अभी सिर्फ फिलोसफर्स देख रहे हैं, अभी हम साइकोलॉजिस्ट तक नहीं आए, अभी हम ना साइकोलॉजी की थ्योरीज पढ़ेंगे, अभी हम वो बेसिक्स या वो फंडामेंटल्स देखेंगे और वो फंडामेंटल लोग देखेंगे जिनकी वजह से साइकोलॉजी आगे बढ़ी। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पर्सनैलिटी के बारे में, 4 टेम्परामेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी, मतलब पुराने ज़माने में किस तरह की थ्योरीज थी पर्सनैलिटी को लेकर। इस वीडियो को देखने के बाद आपको 2 चीज़ें पता लगेंगी, एक ये कि हु इज़ गैलन, गैलन साहब कौन है, और दूसरा ये कि बायोलॉजिकल चेंजेस की वजह से पर्सनैलिटी को कैसे असर पड़ता है। ठीक है, ये बाकी आपको बाद में समझ आ जाएगा कि क्या मतलब है इसका। हम इंट्रोड्यूस करते हैं गैलन को। इसका पूरा नाम था क्लॉडियस गैलन, जो 129 आफ्टर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद पैदा हुआ, 129 साल बाद, और ये पैदा हुआ था परगमोन, तुर्की का एक शहर है, मुझे अब लेटेस्ट नाम नहीं याद इसका, और बाद में ये फिर रोम चला गया। ये आला तालीम भी इसने ऐसे कह सकते हैं कि तुर्की से ही हासिल की, लेकिन प्रैक्टिकल और जॉब वगैरह जो उसने प्रॉपर की है वो रोम में जाके की है। और ये मशहूर था 3 चीज़ों के बारे में, फिजिशियन था, सर्जन और एज अ फिलोसफर मशहूर था। एक और बहुत अहम बात है इसके बारे में, वो ये है कि इसने मार्कस ऑरेलियस के साथ काम किया। इफ़ यू नो मार्कस ऑरेलियस, ये एक रोम का एक बहुत मशहूर बादशाह है। मुझे मजीद इसकी हिस्ट्री भी जाननी है, फिर मुझे समझ आएगी कि ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों था जो उन्होंने बुक में मेंशन किया हुआ है। गैलन एक बड़ा ही समझदार किस्म का बंदा था। इसका जो मेजर काम है जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा मशहूर भी है मेडिकल की दुनिया में, वो ये था कि ये जानवरों को डाइसेक्ट करता था। इसने जानवरों को काट के उनका जो अंदर का एनाटॉमिकल सिस्टम है वो समझने की कोशिश की और उसको इसने जोड़ा इंसान के बॉडी के स्ट्रक्चर के साथ। उसको लगता था कि सारे जानवर और इंसानों का जो अंदर वाला सिस्टम है वो सारा सेम तरीके से काम करता है, और इसकी स्टडीज आगे बढ़ी क्योंकि इसने अपनी चीज़ें डॉक्यूमेंट करना शुरू की। और इसने डायरेक्ट ह्यूमन बॉडी को काट के और उनकी एनाटॉमी स्टडी नहीं की, क्योंकि उन दिनों मना था कि आप इंसानों पर एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि इंसान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मखलूक है। तो इस वजह से उसने इंसानों के बजाय एनिमल्स को काट के उनकी एनाटॉमी स्टडी की और फिर वो इंसानों के साथ जोड़ दी। ये मशहूर इसलिए भी था क्योंकि ग्लैडिएटर मैचेस होते थे रोम में एक स्ट्रक्चर भी बड़ा मशहूर है जहाँ पे वो मैचेस करते थे। इस तरह के वो मैदान में जाके लड़ते थे, एक दूसरे को मारपीट करते थे टू द डेथ। वो ये नहीं था कि आपने बस एंटरटेनमेंट के लिए खेलना है, वो जाते थे और उनका एक ही मकसद होता था अपने ओपोनेंट को कत्ल कर देना। तो इसका मतलब ये है कि ये मैचेस नॉर्मल नहीं थे ये, और इनके जो जख्म होते थे और ये नॉर्मल जख्म भी नहीं होते होंगे, हड्डियाँ टूटी हुई होंगी, आपको कट लगे हुए होंगे तलवारों के, ना जाने किस तरह के इन्फेक्शंस भी होते होंगे उन लोगों का वहाँ। और क्लॉडियस गैलन साहब भी थे जो इन चीज़ों का इलाज करते थे। इतना टैलेंटेड बंदा था ये, और इसलिए बादशाह ने इसको हायर किया था कि भाई तुम मेरे डॉक्टर बन जाओ, और जो यहाँ पे हम काम कर रहे हैं एंटरटेनमेंट पर्पसेस के लिए, इन लोगों को हील करो ताकि वो दोबारा मैदान में आकर लड़ना शुरू करें। तो ये बंदा था। उस ज़माने के लोग भी इससे इंप्रेस थे और काफ़ी लंबे ज़माने तक जो गैलन की थ्योरीज थी उन्हीं के थ्रू ही डॉक्टर्स इलाज करते रहे और उन्हीं की स्टडीज़ के बेस पे ही मेडिकल की स्टडीज़ बनना शुरू हुई। और ये मेडिकल डॉक्टर होने के साथ साथ एक फ़िलासफ़र भी था। उसी की फ़िलासफ़ी पे हम बात करेंगे कि ये अपनी फ़िलासफ़ी में क्या बात करता था। 4 टेम्परामेंट्स के बारे में इसने बात की और ये हम अभी आगे देखते हैं कि इसकी थ्योरीज क्या थी। 4 टेम्परामेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी, ये एक पुराने ग्रीक एरा के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है जो था ह्यूमनिज्म, बॉडी फ्लूइड। गैलन की जो सर्जरी का शौक था, इसी शौक की वजह से इसने काफ़ी कमाल की फ़िलासफ़ी हमारे सामने रखी है अपनी राइटिंग्स के थ्रू। जो पुराना ग्रीक एरा था, फिलोसफर्स का ज़माना, उस ज़माने में कॉन्सेप्ट था ह्यूमनिज्म का, और उसका मकसद सिर्फ ये बताना था कि एक ह्यूमन बॉडी काम कैसे करती है। अब गैलन की थ्योरी पढ़ने से पहले हम थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं कि ये बात शुरू कहाँ से हुई। एक था फिलोसफर एम्पिडोक्लीस के नाम से, और ये हज़रत ईसा के 400 साल पहले का बंदा था। उसका ये मानना था कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी मैटर है, वो 4 चीज़ों से मिल के बना हुआ है, और वो 4 चीज़ें हैं एयर, फायर, वाटर एंड अर्थ, हवा, आग, पानी और ज़मीन। और ये आपने कुछ मूवीज़ में इस तरह के कॉन्सेप्ट भी देखे होंगे कि 4 एलिमेंट्स मिलके सारी दुनिया बनाते हैं, और ये बहुत ही क्लासिकल एक कॉन्सेप्ट है। उसके बाद एक बंदा आया हिपोक्रेटिस, ये भी तकरीबन उसी ज़माने में ही था, और इसने इसको मज़ीद एक्सटेंड किया अपनी थ्योरी के साथ। इसको द फादर ऑफ मेडिसिन भी कहते हैं,
और इसकी मेडिकल थ्योरीज़ का आई हैव नो आइडिया क्योंकि मैं सिर्फ बुक पढ़ रहा हूँ और बुक के अंदर जो बातें हैं मैं आपको वही बता रहा हूँ। इसको शायद आप जानते भी हो अगर आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, यू मस्ट नो हिम। लेकिन इस बंदे ने इनको ह्यूमर्स का नाम दे दिया, और ये ह्यूमर सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है। सेंस ऑफ ह्यूमर जो उसमें जो ह्यूमर है वो साइकोलॉजिकल एक फैक्ट है, वो शायद हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन इसमें ह्यूमर का मतलब सिर्फ ये है बॉडी फ्लूइड्स, जो हमारी बॉडी में फ्लूइड्स होते हैं, हमारा स्लाइवा, आंसू, खून, जो बलगम होता है, फ्लैम उसको बोलते हैं, ये सब चीज़ें ना जाने कितनी तरह के हमारे अंदर फ्लूइड्स फिर रहे होंगे। उन फ्लूइड्स को इसने वो 4 एलिमेंट्स के साथ जोड़ दिया, पानी, ज़मीन, आग और हवा। इनको मिला के इसने नाम दिया ह्यूमर्स का। हिप्पोक्रेटिस के 500 साल बाद हमारे पास गेलन आया, और गेलन ने इनको मज़ीद डिटेल में स्टडी किया। और ये जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है ना 4 एलिमेंट का, और फिर 4 एलिमेंट्स के बाद फिर हिप्पोक्रेटिस के ह्यूमर्स का, गेलन ने आके इसको पर्सनैलिटी से जोड़ दिया। हाँ, इसका फिजिकल बॉडी, जो चीज़ें हमें बिल्ड कर रही हैं, उनका फिजिकल स्ट्रक्चर में तो अफेक्ट है जो हमें नज़र आ रहा है, जो इसने सर्जरी से भी ढूंढा। लेकिन उसने ये चीज़ पर्सनैलिटी से जोड़ दी कि फिजिकल एस्पेक्ट्स जो हैं, हम ब्लड को देख सकते हैं, हम अपना सलाइवा देख सकते हैं, इनकी जो मेजरमेंट्स हैं, इन फ्लूइड्स के कॉम्बिनेशन अगर हम चेंज करते हैं तो इससे हमारा दिमाग को भी असर होता है, हमारे माइंड को, हमारे इमोशंस को भी ये चीज़ अफेक्ट करती हैं। तो गेलन ने ये चीज़ स्टडी की अपना सर्जिकल स्टडीज़ के थ्रू। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा एक कंपैरिजन बना दी है। वो 4 बेसिक एलिमेंट्स ये हैं, फिर उसके बाद जो हमारे पास फ्लूइड्स हैं वो मिलके आके उस तरह की पर्सनैलिटी बनाते हैं, और ये पर्सनैलिटी टाइप्स 4 हैं गेलन की तरफ से। सबसे पहले हम देखते हैं फ्लेगमेटिक टाइप ऑफ पर्सनैलिटी। इसमें फ्लेम बहुत ज़्यादा होता है। मैंने कलर कोड करके रख दिया है ताकि आपको ये मैच करने में आसानी हो कि फ्लेम ग्रीन, और जिसमें फ्लेम ज़्यादा होगा वो फ्लेगमेटिक होगा। और आई थिंक ये बलगम की बात की जा रही है यहाँ पे, जिसमें बलगम ज़्यादा होगा वो स्लो होंगे, क्वाइट होंगे, शाय होंगे, रैशनल होंगे और क्यूरियस होंगे चीज़ों के बारे में। फिर दूसरी है हमारे पास मेलनकॉलिक, इनके अंदर ब्लैक बाइल ज़्यादा होता है। आई थिंक ब्लैक बाइल या येलो बाइल ये कहीं ना कहीं लीवर में बनता है या पैंक्रियास में बनता है। ये मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि ये निकलते कहाँ से हैं। अब ये हज़ारों साल पुरानी स्टडीज़ हैं, तो मैंने बॉदर ही नहीं किया कि मैं ज़रा मज़ीद डिगिंग करूँ कि ये बाइल्स वगैरह निकलते कहाँ से हैं। खून का और बलगम का तो पता है मुझे। खैर, जिनके अंदर ब्लैक बाइल ज़्यादा होता है वो सैड होते हैं, वो डरे हुए होते हैं और शायराना टाइप होते हैं। उसके बाद अगली पर्सनैलिटी टाइप है कॉलरिक। कॉलरिक वो लोग होते हैं जो जल्दी गुस्सा करते हैं, एनर्जेटिक होते हैं और पैशनेट होते हैं। ये इनसे मुझे ना इंट्रोवर्ट्स, अच्छा ये पहले 2 देख के मुझे इंट्रोवर्ट्स याद आते हैं, और ये वाले आई थिंक ये और ये, हाँ, और ये 2 देख के मुझे एक्सट्रोवर्ट याद आते हैं। आई थिंक ये उन्हीं की पर्सनैलिटी टाइप्स बना रहे हैं। और ये पर्सनैलिटी टाइप्स कह रहा है कि ये येलो बाइल, ब्लैक बाइल और ब्लड से जुड़े हुए हैं। और चौथी टाइप है सैंग्विन, जिनके अंदर खून ज़्यादा होता है, और ये वार्म हार्टेड होते हैं, चेयरफुल होते हैं, ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं। ये लोग, इनको अपने अंदर कॉन्फिडेंस होता है, और मे बी शायद ये वो लोग हैं जिनके साथ टाइम स्पेंड करना आप पसंद करते हो। तो इन चीज़ों के कॉम्बिनेशन के साथ आपकी एक पर्सनैलिटी बनती है। अच्छा, अब ये मतलब नहीं है कि अगर आपकी पर्सनैलिटी टाइप फ्लेगमेटिक है तो बाकी चीज़ें होंगी नहीं, होंगी, लेकिन वो कम होंगी, रेशो में कम होंगी वो आपके अंदर। इसी तरह ये रेशो मैंने आपको इस तरह से बना के रख दी है, ये आप देखें। ये तो होगी ना थ्योरी उसकी, और ये थ्योरी मुझे समझ नहीं आती इसने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह दिया ये बातें। ये हैं भी इंटरेस्टिंग, और ये अभी तक आई थिंक रेलेवेंट भी हैं। तो मैं बाद में बताऊंगा कैसे रेलेवेंट है। हमारे पास ये कॉम्बिनेशंस तो हैं, लेकिन ये प्रैक्टिकली कैसे मेजर कर सकते हैं। तो गैलन कहता था कि जब भी कोई बच्चा पैदा होता है उसके पास डिफरेंट बैलेंस होता है, इन चीज़ों का बैलेंस ऑलरेडी होता है, और वो अपने बैलेंस के साथ आता है। लाइक अगर आप सैड हैं, खामोश रहने वाले हैं और शर्मीले से हैं, तो आपके अंदर फ्लेम ज़्यादा होगा। आप बहुत ज़्यादा वार्म हार्टेड हैं, आपको कॉन्फिडेंस है अपने अंदर बहुत ज़्यादा, तो शायद आपके अंदर खून ज़्यादा है। तो कहता था कि यार अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गए हो तो इसका मतलब ये है कि आपका ब्लड बहुत ज़्यादा हो गया, वो जो हेल्दी रेशो है, हेल्दी रेशो से ज़्यादा बढ़ गया ब्लड। तो इसका मतलब ये है कि हम ज़रा कट्स वगैरह डालेंगे, आपकी बॉडी से खून निकालेंगे, तो आपका जो गुरूर है वो नॉर्मल हो जाएगा। दिस इज़ इंटरेस्टिंग। एंड में क्या हुआ, अभी तक तो हमने ये 2 साइड्स देखी। दूसरा मैंने आपको ये बताया था कि थोड़ा मेडिकल डॉक्टर भी था, और ये रोम में मार्कस ऑरेलियस का राइट हैंड डॉक्टर था, और इसने एनाटॉमी पे काम किया। हाँ, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एनाटॉमी पे काम किया। तो एक साइड मेडिकल हम ले लेते हैं जस्ट टू मेक इट ईजियर, और दूसरी साइड हम फिलॉसफी ले लेते हैं जो हमसे रेलेवेंट है। आगे जाके एंड में ये हुआ कि जो उसकी साइंटिफिक साइड है, साइंटिफिक साइड में काफ़ी अरसा तक इसकी टीचिंग्स रही हैं और रेलेवेंट रही हैं, लेकिन आखिर में आके एक साइंटिस्ट था इटली में, आंड्रे वेजेलियस, इसकी मैंने प्रोनाउंसिएशन नहीं डाली। खैर, इसने ह्यूमन एनाटॉमी में 200 से ज़्यादा मिस्टेक्स निकाली, क्योंकि वो बेचारा एनिमल्स के ऊपर स्टडी कर रहा था। उसको लगता था कि जो एनिमल में होता है
है, ह्यूमन में भी वही होता है। और जब टेक्नोलॉजी बढ़ गई, 1514 की बात कर रहे हैं हम, यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं 129 को 1500 की स्टडी से कंपेयर कर रहे हैं, तो 200 मिस्टेक्स भी आई थिंक कम है। दैट्स स्टिल ब्रिलियंट। और दूसरी साइड है हमारी जो फिलोसॉफिकल साइड है, ये है हांस आइजेंक। ये वो बंदा है, शायद आपको जानते नहीं है, लेकिन इसी ने ही इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया। और इसने 1947 में कहा कि गैलन की जो बातें हैं वो सिर्फ साइकोलॉजिकल नहीं है। मतलब साइकी, मैं दोबारा आपको याद दिलाऊंगा, साइकी वो चीज़ है जिसे हम छू नहीं सकते, एक इनटेंजिबल चीज़ है, ना हम देख सकते हैं ना छू सकते हैं उसको। लेकिन हम अगर ये सोचें कि इन चीज़ों को हम बायोलॉजिकल चीज़ों से, लाइक हम अपनी बॉडी से एक्स्ट्रा खून निकाल के हमारा जो गुरूर है हम उसको कम कर सकते हैं। इसने फील किया कि यार ये चीज़ शायद ठीक है, कुछ हद तक ठीक भी है। और इसकी इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट की थ्योरी में भी ये चीज़ इसने गैलन को क्रेडिट दिया कि यार उस ज़माने की बातें हैं वो अभी तक रेलिवेंट है, वो शायद गलत नहीं थी। तो मज़े की बात मुझे ये लगी यहाँ पे कि जो इसकी साइंटिफिक साइड थी जिस पे इसने बहुत ज़्यादा मेहनत की, वो फेल हो गई, और जो इसकी फिलोसॉफिकल साइड है वो अभी तक कुछ हद तक दुरुस्त साबित हुई है। तो जनाब ये था गैलन, और गैलन की 4 पर्सनैलिटी टाइप्स मैंने आपको बता दी हैं, और आई होप ये आपको ये 2 चीज़ें मिल गई हैं। जो ये चीज़ थी बायोलॉजिकल चेंजेस की वजह से पर्सनैलिटी को कैसे असर होता है, खून निकाल के आपके गुरूर का इलाज हो सकता है अकॉर्डिंग टू गैलन, और गैलन के बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया। इस वॉज इंटरेस्टिंग। और अभी मैं एक नई चीज़ देख रहा हूँ, अगला जो फिलोसोफर है जिसको हमने स्टडी करना है वो है रेने डिकार्ट, और बड़ा मुश्किल साबित हो रहा है वो मेरे लिए, और ना ही मुझे खास समझ आ रही है। और अगली वीडियो जो इससे होगी वो आई थिंक बहुत ज़्यादा बोरिंग होगी, क्योंकि मुझे खुद इसकी बातें समझ नहीं आ रही। इतना सिंप्लीफाई हो सकता है मैं करूँगा, क्योंकि आई एम नॉट अ फिलोसोफर, आई एम नॉट अ साइकोलॉजिस्ट, मैं बस एक क्यूरियस बंदा हूँ जो जानना चाहता है, जो इन चीज़ों को अलाइन करके आगे चलना चाहता है, क्योंकि ये चीज़ें कभी मुझे समझ नहीं आती, और जो चीज़ें मेरे लिए मैसी होती हैं और उसमें मुझे इंटरेस्ट भी होता है, तो मैं चाहता हूँ कि यार मैं उसको ना ईजी चंक्स में डिवाइड करके उसको एब्जॉर्ब करने की कोशिश करूँ। लेकिन खैर देखते हैं अगली वीडियो कैसी बनती है। ये सबसे इंटरेस्टिंग था मेरे लिए, आगे और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें आने वाली हैं, और फिर देखते हैं, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।